सचिन कामले। सुप्रभात बच्चों, मैं सचिन कामले एसजी बर्वे नगर महानगर पालिका माध्यमिक शाला से आपका क्लास ले रहा हूँ। आज का विषय हमारा इतिहास नागरिक शास्त्र है। आज के विषय में हमारा पाठ चौथा संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। आपने इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की पार्श्वभूमि, उनकी कालक्रम स्थापना, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र के तत्व, संयुक्त राष्ट्र की रचना, आम सभा और आम सभा के कार्य यह पढ़ा होगा। आज हम लोग इसका उर्वरित भाग यानी उसके आगे का हिस्सा जो है क्या करने वाले हैं या उसकी जानकारी हासिल करने वाले हैं। आज का हमारा पाठ है संयुक्त राष्ट्र, जिसमें सुरक्षा परिषद और सुरक्षा परिषद के कार्य हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं और उसमें से 5 सदस्य जो है वह स्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य यानी ये सदस्य कभी भी कहीं पर निकल नहीं सकते। मतलब ये राष्ट्र जो है वह सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के क्या है, आधार स्तंभ है, कह सकते हैं हम लोग। तो ये 5 राष्ट्र जो है जिनका नाम है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन, यह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। और इसके अलावा जो है 4 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनको बाकी सभी देशों से क्या किया जाता है, चुना जाता है। अब यहाँ पर एक खासियत है कि अगर कोई भी समस्या होगी और उसके ऊपर निर्णय जब होगा, उस निर्णय के अंतर्गत अगर स्थायी सदस्य में से एक भी राष्ट्र उसके लिए नकार देता है तो उस विषय का विरोध कर देता है, तो वह विषय क्या नहीं होता, उससे आगे बढ़ नहीं सकता। यानी 5 राष्ट्र की सहमति होना इसमें क्या है, जरूरी है। और सुरक्षा परिषद जो है वह संयुक्त राष्ट्र की क्या है, मुख्य आधार स्तंभ है। देखिए, सुरक्षा परिषद कार्य क्या करता है। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व की जिम्मेदारी जो है यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा परिषद पर हासिल है और इसके वजह से किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाना, आर्थिक प्रतिबंध लगाना, अगर कोई देश एक दूसरे देश पर आक्रमण करता है उसके विरोध में सैनिकीय कार्रवाई करना, ऐसे कई निर्णय लेने का कार्य सुरक्षा परिषद करती है। हम लोग इन शॉर्ट कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद पूरे विश्व का क्या करती है, सुरक्षा करने का कार्य करती है। क्योंकि ये सभी 5 राष्ट्र जो है वह क्या है, विकसित राष्ट्र है और विकसित राष्ट्र जो है पूरे विश्व का क्या कर रहा है, जिम्मा उठा रहा है। दूसरा कार्य देखिए, सुरक्षा परिषद सशस्त्र नियंत्रण के लिए योजना तैयार करने का काम भी करती है। देखिए, हमारे यहाँ वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, औद्योगिक प्रगति हो रही है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे राष्ट्र होते हैं कि जो क्या करना चाहते हैं, शस्त्रास्त्र, हम लोग कहेंगे मिसाइल्स वगैरह, हथियारों के जोर पर अपना देश को क्या करना चाहता है, दूसरे देश से बेहतर साबित करना चाहता है। लेकिन हर एक देश को कितना शस्त्र बनाना चाहिए, या हम लोग कैसे सकते कितने हथियार बनाने चाहिए, कितनी मिसाइल बनानी चाहिए, इसके लिए भी इनकी इजाजत क्या है, जरूरी है। और यह भी कार्य क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र परिषद करती है। तीसरा कार्य है आम सभा के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है मतलब जहाँ पर 2 देशों के बीच के विवाद सुलझा जाते हैं, हम लोग कोर्ट कह सकते हैं, हाँ, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट कहा जाता है। इस इंटरनेशनल कोर्ट में वहाँ का न्यायाधीश यानी वहाँ का जज और वहाँ का महासचिव, इन लोग की नियुक्ति यानी उनका चयन करने का अधिकार भी किसको है, सुरक्षा परिषद है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरे विश्व में लोकतंत्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और लोकतंत्र के हिसाब से अब इस संयुक्त राष्ट्र या सुरक्षा परिषद के नियमों में भी क्या होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है।
और भारत जो है हमारा देश, वह विकसनशील देश है, विकसित देशों की राह पर वह चल रहा है, और भारत यह प्रयत्न कर रहा है कि वह भी क्या बने, यहाँ का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सके। अब देखिए दूसरी है, दूसरी जो है यहाँ पर आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, मतलब दूसरा जो संगठन है इसमें आर्थिक सदा या तथा सामाजिक परिषद कहा जाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक नीतियों में समन्वय रखना, यानी उसमें संयुक्त मतलब कोई भी काम जो है उसका समतोल रखना, साझा रखना, उसका कार्य कौन करता है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व को कोई भी चीज देना, उसके लिए पैसे इकट्ठा करना, उस पैसों का सही उपयोग करना, ये सारा कार्य कौन करता है, आर्थिक तथा सामाजिक है। के बीच में क्या करना सही जो है सदस्य होते हैं, इस सदस्यों को आम सभा के अंतर्गत जाना जाता है, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, तथा हर वर्ष जो है वह 1/3 सदस्य जो है क्या होते हैं, बदले जाते हैं या फिर चुने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा होती है, राज्यसभा जिस तरह कार्य करती है उसी तरह इसका भी कार्य है, मतलब हमेशा के लिए स्थिर रहती है, लेकिन हर साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। अब देखिए इस सामाजिक तथा आर्थिक परिषद का मुख्य कार्य क्या है। एक तो है विश्व स्तर पर दरिद्रता, बेरोजगारी, आर्थिक तथा सामाजिक विषमता ऐसे प्रश्नों को लेकर चर्चा करना। दूसरा स्त्रियों के प्रश्न, महिला सशक्तिकरण जिसे कहते हैं हम लोग, मानव अधिकार, मूलभूत अधिकार की स्वतंत्रता, वैश्विक व्यापार यानी विश्व का व्यापार, स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे भी कोरोना हमारे यहाँ फैल रहा है तो उसके बारे में भी क्या करना है, कौन सी आपको पता होगा वैक्सीन जब बनती है तो केवल अगर हमारे देश में भी वैक्सीन बनी तो वह क्या की जाती है, हमारे देश में पहले टेस्ट की जाती है, और टेस्ट करने के पश्चात जो है वह WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय जो है स्वास्थ्य विभाग क्या करता है, उसका परीक्षण करता है, और उसके बाद जो है वह विश्व स्तर पर वह वैक्सीन या हम लोग कहेंगे वह दवाई जो है वह काम कर रही है, उसका पूरी तरह से हम लोग कहते हैं कि उसको सर्टिफाइड करने का काम कौन करता है, यह परिषद करती है। तीसरा देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक सहयोग स्थापित करने का प्रयत्न भी इसी परिषद द्वारा किया जाता है। मतलब हर एक देशों में अलग अलग शिक्षा प्रणाली है, उन शिक्षा प्रणालियों के अंतर्गत कौन से देश में अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रणाली है, उस अच्छे से अच्छे प्रणालियों को एक दूसरे को क्या करना, साझा करना, यह क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और चौथा इनका कार्य है संयुक्त राष्ट्र में संलग्न विविध संगठनों के काम में सूत्रबद्धता लाना, यह भी इनका सूत्रबद्धता लाना और समन्वय रखना। मतलब देखो काम करना है मतलब कैसे भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, प्लानिंग, प्री प्लानिंग होना चाहिए, और इसका पूरा कार्य जो है वो कौन करता है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। मतलब कोई भी चीज लेनी है तो कितनी लेनी है, कोई देश कितनी मदद कर रहा है तो उस मदद का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किन किन राष्ट्रों को करना चाहिए, किन राष्ट्रों में ज्यादा गरीबी है, उनका पूरा मुआयना करके उनकी परिस्थिति देखकर उन परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ पर क्या किया जाता है, प्लान तैयार किया जाता है, और जो भी सुविधाएं है उन राष्ट्रों को दी जाती है। ठीक है, अगला विभाग है हमारा सचिवालय। अब सचिवालय जो है वह महत्वपूर्ण विभाग है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र के प्रशासकीय कामकाज, प्रशासकीय यानी दफ्तर के कामकाज संभालने का काम कौन करता है, सचिवालय। सचिवालय की खासियत है यहाँ एक महासचिव जो है वो होता है, इसका चयन कहाँ किया जाता है, आम सभा में, यानी इसको कहाँ से चुना जाता है, आम सभा के द्वारा चुना जाता है,
और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अब देखिए लेखन कीजिए करके यहाँ पर एक आपके यहाँ पर किताब में दिया गया है। तो आपको ये क्या करना है, इंटरनेट पे खोजना है, जिससे आपको क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र के बारे में और जानकारी प्राप्त होगी। जैसे अब तक के महासचिवों के नाम लिखिए, कितने महासचिव हुए हैं उनके नाम लिखिए। क्या महासचिव को महासत्ता का नागरिक होना बंधनकारी है क्या? मतलब जितने भी विकसित राष्ट्र है उसमें से ही महासचिव चुना जाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ये बात, इस बारे में जानकारी हासिल करनी है। तीसरा, किस राष्ट्र के नागरिक को महासचिव की प्रधानता दी जाती है? चौथा है तथा इस देश आपको इस महाकार्य वायु परिवर्तन जैसे वैश्विक प्रश्नों पर अंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करना। मतलब क्या करना, सभी देशों को बुलाना और सभी देशों की क्या करना, मीटिंग लेना। ये इसका क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत निर्भर जो कार्य है वह करना। दूसरा, आम सभा तथा सुरक्षा परिषद की सभा आयोजित करना। देखो आम सभा जो है, आम सभा में सभी राष्ट्र है और सुरक्षा परिषद, इन दोनों की क्या करना, मीटिंग को बुलाना और दोनों के बीच में जो विश्व के प्रश्न है उनके विषय में चर्चा करना। तीसरा, जानकारी संकलन करना। मतलब कौन से देश में क्या क्या समस्या चल रही है, कौन से देश में क्या विकास हो रहा है, हर तरह की पूरे विश्व की जानकारी हासिल करने का कार्य भी कौन करता है? सचिवालय करता है। और उसमें से जो भी प्रश्न जरूरी होते हैं उन प्रश्नों को वो लोग क्या करता है, इनकी मीटिंग में, यानी आम सभा और सुरक्षा परिषद, इन दोनों की मीटिंग में वह क्या किया जाता है, चर्चा के लिए लिया जाता है। अब देखिए ये और एक मुख्य घटक है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यानी इंटरनेशनल कोर्ट जिसे कहते हैं हम लोग। क्या कहेंगे हम लोग? इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट में क्या होता है कि दो देशों के बीच में जो विवाद होते हैं या कोई झगड़ा होता है उसको चर्चा के माध्यम से सुलझाने का कार्य जो है वो किया जाता है। फिलहाल ही हमारे यहाँ भारत और चीन के बीच में तनाव चल रहा था, उसके लिए उसके विषय में भी इसी में चर्चा की गई थी और वो तनाव जो है क्या किया गया था, सुलझाया गया था। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की खासियत क्या है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की न्यायालयीन शाखा यानी मेन ऑफिस जो है कहाँ पर है? नेदरलैंड में, द हेग। कहाँ पर? नेदरलैंड के द हेग में है। और यहाँ पर कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश है? 15। अभी फिलहाल ही हमारे भारत के भी एक व्यक्ति को यहाँ का जज जो है, न्यायाधीश है, जज क्या किया गया है, चुना गया है। और ये हमारे लिए क्या है, गौरव की बात है। दूसरी बात, यहाँ पर हर एक जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनको कितने साल के लिए चुना जाता है? 9 साल के लिए चुना जाता है। कितना? 9 साल। मतलब 9 साल तक वह लोग क्या करेंगे, उस पद पर रहेंगे और कार्य करेंगे। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यानी कोर्ट का काम क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में दो या अधिक राष्ट्रों की आपसी विवाद मिटाना। मैंने कहा ना, दो राष्ट्रों के बीच का झगड़ा क्या करना, मिटाने का कार्य जो है वो कौन करता है? यह न्यायालय करता है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय कानून का उचित अर्थ लगाना। अब देखिए क्या होता है कि हाँ, कानून तो बनाया जाता है लेकिन कानून में जो लिखा होता है उसका हर कोई अपने हिसाब से अर्थ निकलता है, लेकिन उसका सही अर्थ क्या है यह निकालना और लोगों तक पहुंचाने, हर देश को बताना, यही बात, यह कार्य भी कौन करता है? यह न्यायालय करता है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र की विविध शाखाओं या संलग्न संस्थाओं को कानून संबंधी प्रश्नों पर सलाह देना। देखो अगर कोई भी समस्या होती है तो उस समस्या के लिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं लीगल एडवाइजर। तो लीगल एडवाइजर जो है अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का कौन है? यह सचिवालय है।
यानी वह क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय कानून पर सलाह देने का काम भी जो है यह कोर्ट करता है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय अपराध क्या है। अपराध न्यायालय मतलब जो लोग क्या करते हैं, विश्व की शांति भंग करते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने करते हैं, उनके खिलाफ जो है क्या किया जाता है, किस और उसके लिए चर्चा की है पर मुकदमा चलाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो आप पिंक जो बॉक्स है उसमें दिया गया है अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अपराध यानी जो भी आप गुनाह करते हो उसके लिए। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय अंतर शासकीय संगठन है और यह एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में द हेग में है। वंश, संहार, युद्धकालीन अपराध और मानवतावाद के विरुद्ध अपराध जैसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता उपस्थित करने वाले गंभीर अपराध में समाहित व्यक्ति के अपराधों की जांच करना और उस पर मुकदमा चलाने का काम यह न्यायालय करता है। देखो मैंने बताया ना आपको, जिससे मानव को तकलीफ होगी, जिससे लोगों को तकलीफ होगी, ऐसे सभी अपराधों के बारे में यह न्यायालय क्या करता है, मुकदमा चलाता है और उन देशों को क्या करने का कार्य करता है, आपराधिक गतिविधियों से सचेत करने का कार्य भी करता है। अभी देखिए न्यासी मंडल क्या है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद बहुत सारे उपनिवेशिक राष्ट्र थे, वह क्या हो गए थे, अविकसित थे और उसका उत्तरदायित्व कुछ विकसित राष्ट्रों को सौंपा गया था। उन विकसित राष्ट्रों द्वारा ऐसे प्रदेशों के विकास में सहायता करना तथा उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा वहां की स्वतंत्रता की स्थापना करने में सहायता अपेक्षित करना था। उसका उत्तरदायित्व न्यासी मंडल को सौंपा गया था। इस न्यासी मंडल का कार्य अब समाप्त हो चुका है। देखो पहला दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, उस दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि बहुत सारे राष्ट्र थे, उनसे युद्ध हुआ, लेकिन उसमें से कुछ देश थे वो क्या हो गए, बहुत गरीब होने लगे। अब गरीब होने के कारण वहां पर लोगों को अन्न पानी मिलना भी क्या हुआ, मुश्किल हुआ। तो जो विकसित राष्ट्र थे उन पर क्या की गई, जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि सभी राष्ट्र का क्या हो सके, विकास हो सके और उनको स्वतंत्रता दी जा सके। और इसी वजह से न्यासी मंडल की क्या की थी, स्थापना की गई थी। और न्यासी मंडल की स्थापना के अंतर्गत आज जो है ये न्यासी मंडल खत्म हो गया है, क्योंकि कोई भी विश्व का कोई भी देश जो है वो गुलाम नहीं है, सभी देश क्या है, आजाद है। अभी देखिए न्यासी मंडल की स्थापना 1 नवंबर 1994 को पाउलो देश की स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या हो गई, समाप्त हो गई। पाउल फिलिस्तीन के 500 मीटर के पूर्व स्थित प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। वहां पर क्या था, लास्ट जो है वह देश जो था गुलाम था, फिर उसको भी क्या किया गया, आजाद किया गया। अब देखो यहाँ पर इनके स्थायी स्वरूप के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में कुछ विकास के लिए महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर हमें बताई है, जो विश्व स्तर के प्रमुख गरीब देशों के मुद्दे हैं, जैसे गरीबी व भूख का निर्मूलन करना, मतलब हर गरीब को क्या मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करना, हर देश ने क्या करना चाहिए, वहां के लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करनी चाहिए। स्त्री शक्ति सशक्तिकरण, बाल मृत्यु की दर कम करना, देखो ये भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की और विशेष ध्यान देना ताकि आने वाली पीढ़ी सशक्त हो। एड्स, मलेरिया आदि रोगों से लड़ना, और इसके ऊपर क्या करना, लड़ना मतलब क्या, हथियार लेके लड़ना नहीं, उनके लिए गोली और दवाई औषधियां बनाना। और अंत में देखिए मुख्य मुद्दा है पर्यावरण की रक्षा और विकसित तथा विकास में सहयोग बढ़ाना। पर्यावरण की सुरक्षा करना और विकास को क्या करना, बढ़ाना, ये क्या है, प्रमुख कार्य है, समझे।
इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई निर्धारित कालावधि क्या किया गया है, दिया गया है। और इसके लिए यूनिसेफ और यूनेस्को की सहायता ने भारत के स्थायी स्वरूप को विकास के उद्देश्य को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है। और इसी के उद्देश्य से भारत में जो है, भारत विकसनशील देश है, यानी विकसित हो रहा है, अभी विकास नहीं हुआ है, विकसित राष्ट्र बनने की कगार पर भारत है। और भारत क्या कर रहा है, विकास की ओर अग्रसर है। और इसी वजह से सभी लोग जो है भारत की क्या कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। भारत का कार्य जो है प्रशंसनीय है। अब देखिए यहाँ पर पेज नंबर 81 पे ही आपके यहाँ जो नीले कलर का तख्ता है उसमें दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष अर्थात यूनिसेफ। यूनिसेफ का अर्थ क्या है, बाल, संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष, इसको यूनिसेफ कहा जाता है, जो छोटे बच्चों के लिए पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य प्रदान करने का काम करता है। यूनिसेफ क्या करती है, ताकि हमारे यहाँ भूख से कोई भी बच्चा क्या ना हो, न मरे विश्व में, इसीलिए ये यूनिसेफ क्या करती है, कार्य करती है। उसके बाद यूनेस्को, यूनेस्को क्या काम क्या है, देखो, इसको संयुक्त राष्ट्र में संलग्न संस्था की सहायता से शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संयोग बढ़ाकर विश्व में शांति बनाने का कार्य जो है वह किया जाता है। संयुक्त ये अभी यूनेस्को क्या करती है, हर एक देश में जो अच्छी चीजें हैं वो पूरे विश्व में देने का, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, संस्कृति की लेन देन करने का कार्य जो है वह यूनेस्को की तरफ से होता है, ताकि पूरे देश में सुख शांति समृद्धि जो है, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि क्या हो, बनी रहे। और इसीलिए यूनेस्को जो है वह क्या करता है, कार्य करता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र और शांति रक्षा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है शांति की ओर हमेशा अग्रसर रहता है। सभी लोग चाहते हैं सभी पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि जो है वह बनी रहे। और इसी वजह से हर एक देश में विकास की ओर कार्य होना चाहिए, मानवता के हिसाब से कार्य होना चाहिए, उनके बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास होने का प्रमुख कार्य जो है वह होना चाहिए, ताकि मानव जीवन जो है और भी क्या हो, समृद्ध बने और सुखमय बने। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र जो है वह शांति की रक्षा करने के लिए क्या कर रहा है, प्रयत्नशील है, जिसमें प्रमुख उद्देश्य जो है वो कौन सा है, हर एक देश जो है शांति प्राप्त करने के लिए अपने देश में अपने अपने मार्ग से क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। अगर दो देशों के बीच का झगड़ा या दो देशों के बीच में विवाद होता है तो संयुक्त राष्ट्र और शांति रक्षा जो परिषद है वह क्या करती है, यह झगड़ा मिटाने का कार्य करती है। यह बीच में जो है दोनों के बीच का झगड़ा सुलझाने का कार्य करती है। दोनों के जो प्रश्न है वह गंभीर स्वरूप से प्राप्त, उसको गंभीर स्वरूप प्राप्त न हो, इसी वजह से दोनों के बीच में सुलह, हम कैसे दो देशों के बीच में सुलह करने का कार्य कौन करती है, संयुक्त राष्ट्र और शांति रक्षा परिषद करती है। आज देखिए, आधुनिक स्तर पर हम लोग कहेंगे कि आज विश्व जितना आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, औद्योगिक की ओर बढ़ रहा है, तकनीकी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसी औद्योगिक तकनीकी की ओर बढ़ते बढ़ते लोग जो है वह क्या, जो हथियार है या असला बारूद है उसी से चाहते हैं कि उन्हें क्या प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, या शक्तिशाली राष्ट्र जो है वो बन जाए। और इसी वजह से कई जगह पर आतंकवाद समस्या बहुत बड़े पैमाने पर गहराती जा रही है। और ये आतंकवाद समस्या से निपटने के लिए, विश्व में शांति बनाने के लिए यह सुरक्षा परिषद जो है शांति का प्रस्ताव हमेशा क्या करती है, लोगों को
बताती है या एक दो राष्ट्रों के बीच में जो होने वाले झगड़े हैं उनको सुलझाने का कार्य करती है। ऐसे ही कई चीज है जिसमें हम लोग कह सकते हैं वंशवाद भी है। हर किस हर हर एक देश को अपने वंशजों पर या हम लोग जिस वंश में पैदा हुए हैं उसके ऊपर हमें गर्व होता है। तो इस गर्व के कारण जो है लोग क्या करते हैं, दूसरे देश के लोगों को नीचा समझते हैं या तुच्छ समझते हैं। लेकिन ये वंशवाद जो है क्या है, जरूरी नहीं है और सभी मानव जो है एक समान है। इसी वजह से इस इस तरह की भावना अगर किसी देश की है तो वह भावना बहुत गलत है। जैसे अगर हम विश्व में कहेंगे, हमारे यहाँ पर विश्व में कहेंगे काला गोरा भेद है। आप देखेंगे यूरोप में अगर हम देखेंगे तो काला गोरा भेद है। आजादी के पहले भी हमको पता है गांधी जी को चलती ट्रेन से उतार दिया गया था क्योंकि काले लोगों को ट्रेन में क्या नहीं था, सफर करने की इजाजत नहीं थी। तो इस तरह से कई भेद है। कई कुछ लोग जो है हमारे यहाँ पर भी भारत में देखेंगे जाति प्रथा है या फिर धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो इनको ये लोग सब अपने आप को मेरा धर्म बड़ा ऐसा समझते हैं। लेकिन विश्व स्तर पर ऐसा कुछ नहीं होता। सभी सर्वधर्म समभाव, इसीलिए हमारे देश का कानून है कि कोई भी देश जो है धर्म को महत्व नहीं देता है। हमारा देश में सब मानवता के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर चलता है। तो ऐसे ही सारी भावना विश्व स्तर पर चल रही है और इसीलिए विश्व स्तर पर भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, वंशभेद भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर हिंसा भड़क जाती है, संघर्ष होता है और इसी वजह उनको उस संघर्षों को, उस हिंसा को क्या करना चाहिए, समय पर ही रोकना चाहिए ताकि मानव जाति का या किसी भी देश का क्या न हो, नुकसान न हो। और इसीलिए पूरे विश्व में शांति पैदा करने का कार्य जो है वह कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रयत्नशील रहती है। इतना ही नहीं, कई जगह पर इलेक्शन या राजनीतिक स्तर पर भी क्या होते हैं, कार्य होते हैं। और राजनीतिक स्तर पर कार्य जब होते हैं तो उस राजनीतिक स्तर के कार्यों की खासियत है कि वहां पर हर कोई व्यक्ति जो है अपनी राजनीतिक पार्टी को श्रेष्ठ या सत्ता मिलने के लिए क्या करता है, बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो उथल पुथल होती है, चुनाव लेने पड़ते हैं और उस चुनाव के अंतर्गत क्या किया जाता है, दूसरे देशों को या पास के देशों से भी आतंकवादी गतिविधियां या संघर्षमय परिस्थिति निर्माण करते हैं और इसी वजह से उसको भी क्या किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र और शांति रक्षा का कार्य किया जाता है। अब देखिए आपके यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा जो है उसके बारे में बताया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे भी परिस्थिति हो या वादग्रस्त परिस्थिति हो, उन वादग्रस्त परिस्थितियों को क्या करने का, संभालने का कार्य अगर किसी देश के अंतर्गत नहीं हो पाता है तो संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद जो है वो क्या करती है, उनको मदद देने का या हेल्प देने का काम जो है वो करती है। उसमें कई उपक्रम जो है वह आयोजित किए जाते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है या वैक्सीनेशन कैंप है या एजुकेशन पॉलिसी है। मतलब शिक्षा देने का कार्य जो है, जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अंधविश्वास है, असाक्षरता है, वहां पर शिक्षा देने का काम, वहां के लोगों का अंधविश्वास दूर करने का काम जो है वो अभी संयुक्त राष्ट्र की ओर से मदद के तौर पर किया जाता है ताकि विश्व में शांति क्या रहे, स्थिर रहे। उसकी सहायता के लिए पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, जिसमें बताया गया है संघर्ष प्रतिबंध और मध्यस्थ, मतलब दो राष्ट्रों के बीच में संघर्ष जो है, लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए वो मध्यस्थी करता है, दोनों के बीच में सुलझाता है।
प्रत्यक्ष शांति स्थापन करना, केवल एक कागजों पर कार्रवाई नहीं होती है, उसके लिए अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो लोग सैनिक की कार्रवाई करके भी वहां पर क्या कर सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद शांति रक्षा के उपाय पर अमल करना, यानी अगर जो उपाय बताया है उनको नहीं किया गया तो वो लोग क्या करते हैं, मैंने बताया ना, सैनिक की कार्रवाई भी कर सकते हैं, या दो देशों के बीच में संघर्ष रुकने के लिए वहां पर मध्यस्थी करने का काम, हाँ, करने का काम जो है वो कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र करने। शांति स्थिरता, और शांति स्थिरता जो है वह क्या है, कायम रहे पूरे विश्व में, इसकी ओर ध्यान देने का कार्य भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र और भारत। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का क्या स्थान है, उसके बारे में भी हमें बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पूर्व जो विविधता परिषद हुई है उसमें भारत जो है हमेशा क्या रहा है, सहभागी हुआ है, जिसमें निउपनिवेशीकरण, निशस्त्रीकरण, वंश भेद जैसे अनेक प्रश्न जो है संयुक्त राष्ट्र के मंच पर क्या किए गए, प्रस्तुत किए गए, और इन प्रश्नों में हमेशा भारत का सहभाग क्या रहा है, और उनमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद को क्या दिया, अपना सहयोग दिया है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 1946 को वर्ण द्वेष की समस्या प्रस्तुत करने वाला भारत पहला देश था। वर्ण भेद मैंने बताया ना, गांधी जी को चलते ट्रेन से उतार दिया था, काला गोरा भेद जो है वह विश्व के स्तर पर है, और इसी वजह से यह भेद भी जो है वह क्या किया जाएगा, लोगों के सामने लाने वाला भारत जो है वह पहला देश था। क्योंकि जो यूरोपीय लोग थे बहुत गोरे गोरे चिट्टे होते हैं, तो उनको अपने खूबसूरती पर या हम उनके रंग पर उनको बहुत नाज था, और इसी वजह से यह भेद जो है वो धीरे धीरे बढ़ा। लेकिन यह भेद जो है उसको पहले विश्व के मंच पर लाने का कार्य जो है किसने किया, भारत ने किया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख अविकसित और विकसित देशों की समस्या पर चर्चा में भारत ने हमेशा अगुवाई दिखाई है, यानी बढ़ावा लिया है, और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में सहभागी होने का कार्य भी भारत ने किया है, और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र में शांति कई कई देशों में नहीं थी, वहां पैदा करने के लिए भारत ने अपने सिपाही या अपनी सेना भी जो है वो हमेशा दी है। इतना ही नहीं, भारत ने केवल स्त्री सैनिक की सेना भी भेजी। देखो सैनिकों में खाली पुरुष नहीं तो स्त्रियों को भी क्या किया गया है, भेजा गया है, और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, हाँ, तो भारत ने पुरुष ही नहीं स्त्रियों की भी सेना को वहां भेजा है, और पूरे विश्व में शांति बनी रहे इसके लिए भारत हमेशा प्रयत्नशील रहा है, और संयुक्त राष्ट्र को हमेशा सहयोग देने का कार्य भारत ने किया है, और इसी वजह से जल्द ही भारत को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यत्व मिले, इसके लिए भारत हमेशा जो है क्या है, प्रयत्नशील है। धन्यवाद। तो हमारा आज का पाठ जो है वह यहीं पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। बच्चों अगर किसी को कुछ समस्या है, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।